Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So we have to discuss about the contributions of Muslim scientists in the field of chemistry. Contribution मतलब मैं हमेशा बता रहा हूँ खिदमात या कारनामे कि क्या कारनामे सर अंजाम दिए मुसलमानों ने केमिस्ट्री की फील्ड में। तो फर्स्ट है जाबिर बिन हयान। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कल जो पढ़ा था हमने। जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री कहलाते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे मैंने कल बताया था आपको, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल को कहते हैं। इन्होंने तैयार किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और वाइट लेड। और उसके अलावा उन्होंने ये भी मेथड डिस्कवर किया था कि किस तरह से मेटल्स को उनके ओर्स में से हम रिफाइन कर सकते हैं। मैंने बताया था मेटल जो ज़मीन के अंदर से निकलता है तो ओर की सूरत में निकलता है, पत्थर की सूरत में निकलता है। उस ओर में से मेटल को रिफाइन किया जाता है, उसका तरीका जाबिर बिन हयान ने बताया था। और डाइंग क्लोथ्स मतलब कि किस तरह से कपड़े में रंगाई की जाती है, कलर किया जाता है, उसका तरीका भी जाबिर बिन हयान ने बताया था। नेक्स्ट है अल राज़ी। इनका पूरा नाम था अबू मूसा अल राज़ी, शॉर्ट में हम कहते हैं जस्ट अल राज़ी। तो इनके 3 कंट्रीब्यूशन खिदमात। फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उन्होंने दुनिया के सारी चीज़ों को 2 चीज़ों में ब्रेक करते, लिविंग और नॉन लिविंग में। सबसे पहले उन्होंने क्लासिफाई किया कि टेबल, डेस्क, चेयर, पेन, पेंसिल ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स और ये सारे जो है वो लिविंग थिंग्स हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ही क्लासिफिकेशन की सब्सटेंसेस के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। और सेकंड, ही वाज द फर्स्ट टू यूज़ ओपियम एज एनेस्थीसिया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने एनेस्थीसिया के तौर पर ओपियम को इस्तेमाल किया। ओपियम किसे कहते हैं? ओपियम के मतलब होते हैं अफ्यून। अफ्यून कह लो, ये इसी ओपियम को हम कहते हैं चरस या ड्रग टाइप की एक चीज़ होती है ओपियम, ठीक है। इसी ओपियम जो है वो अफ्यून है, या उसको चरस भी कहते हैं। एक नशा आवर चीज़ है, ठीक है, जिससे नशा आ जाता है, और जो उसको यूज़ करते हैं उनको हम चरसी कहते हैं, ठीक है। ओपियम ईटर, तो इंग्लिश में इसलिए हम ओपियम ईटर मीन्स अफ्यून, मतलब जो यूज़ करता है। तो ओपियम अफ्यून को कहते हैं। और एनेस्थीसिया किसे कहते हैं? एनेस्थीसिया आपने सुना होगा, डॉक्टर वगैरह कहते हैं एनेस्थीसिया, ठीक है। तो एनेस्थीसिया कहते हैं बेहोश करने की दवाई, बेहोश करने वाली चीज़। हर वो चीज़ जिससे इंसान बेहोश हो जाए उसको हम लोग कहते हैं एनेस्थीसिया, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पर जब आप डेंटिस्ट के पास जाओ ना, तो डेंटिस्ट के पास आप जाते हो तो डेंटिस्ट अगर आपके किसी के दांत की एक्सट्रैक्शन कर रहा हो या फिलिंग कर रहा हो तो वो आपसे पूछता है कि हम आपको एनेस्थीसिया दें कि नहीं दें। अगर आपको ज़्यादा दर्द होता है तो आप बोलेंगे नहीं ठीक है सर, डॉक्टर एनेस्थीसिया दे दें। तो वो एक सिरिंज लगा के क्या करता है कि दांत को सून कर देता है, ठीक है। या सुन करने वाली चीज़, या उसको भी एनेस्थीसिया कहते हैं। ये जब ऑपरेशंस वगैरह किए जाते हैं तो एनेस्थीसिया। पुराने ज़मानों में आपको पता है कि ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में जो एनेस्थीसिया होता था ना वो ऐसा होता था कि अगर इंसान उसको एक बार बेहोश कर दिया जाए दोबारा उससे होश में नहीं आता था। मतलब चांस बहुत कम होते थे कि बस बेहोश हो गया तो हो गया, 50% चांस है कि मर जाएगा। तो ये तो बहुत डेंजरस होता था। तो बहुत कम डॉक्टर एनेस्थीसिया देते थे, बल्कि ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो मतलब ज़िंदा ही इलाज कर दिया, मतलब बेहोश, मतलब होश के आलम में ही जो है वो ऑपरेशन कर दिया करते थे। इसमें 4 बंदे बुलाते थे, 2 बंदे हाथ पकड़ते थे, 2 बंदे पाँव पकड़ते थे। फिर जो डॉक्टर होता था, सर्जन होता था, वो जो कटिंग वटिंग करता था। तो दर्द तो होगा, उसको चिल्लाएगा वो दर्द से, तो 2 बंदे हाथ पाँव पकड़ के रखते थे। तो ये पुराने ज़माने में ऐसे ही ऑपरेशन किया जाता था एनेस्थीसिया के बिना। लेकिन बाद में हमारे पास एनेस्थीसिया आने शुरू हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं बता रहा था आपको कि एनेस्थीसिया बेहोश करने वाली चीज़, तो पुराने ज़माने में जो है वो बिना बेहोश के ऑपरेशन कर देते थे। तो ओपियम है अफ्यून। अफ्यून वैसे तो चरस होता है, इसको तो इंसान इससे नशा करता है, लेकिन एक आम इंसान अगर इसको सूंघ ले, ज़्यादा देर तक उसको सुंघाया जाए तो वो बेहोश हो जाएगा इससे। एक आम इंसान नशावर चीज़ को नहीं सूंघ सकता। तो क्या करते थे, उन्होंने अफ्यून को इस्तेमाल किया था पहली बार एनेस्थीसिया के लिए, ताकि बेहोश करके आखिरकार क्या किया जाए, ऑपरेशन वगैरह किया जाए। उसके बाद अब आज तक जो है वो फिर बेहोश करके जो है वो ऑपरेशन किया जाता है। बट ओपियम के अलावा डिफरेंट और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, बेहोश करने के लिए। थर्ड है ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। इन्होंने अल्कोहल बनाया था। अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल मीन्स शराब। उन्होंने पाया था शराब, कैसे? बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब अर्क निकालने का अमल, अर्क रेजी, ठीक है। और स्टार्च किसे कहते हैं? स्टार्च से मुराद कोई कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि जो पोटैटो में होता है, या फिर इस तरह से कोई कार्बोहाइड्रेट जो ग्रेप्स के अंदर होता है। तो उन्होंने, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने फर्मेंटेशन के थ्रू, मतलब कि फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, सड़ा देते हैं किसी फल को। जैसे अंगूर को सड़ जाता है जब वो, तो सूरत में अंगूर का सड़ना कहलाता है फर्मेंटेशन, फिर वो शराब में कन्वर्ट हो जाता है उसका रस। तो उन्होंने पहली बार अल्कोहल बनाया था, शराब बनाया था स्टार्च की फर्मेंटेशन से। तो ये वैसे तो शराब हराम है इस्लाम के अंदर, लेकिन उसको दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है, उस लिहाज से फिर वो हलाल हो जाती है।
कि मतलब मुख्तलिफ़ तरह के दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक एलोपैथिक जिसमें अल्कोहल को इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीब्यूशन समझ में आ गए आपको तीनों। उसके बाद इब्न सीना या अबू अली सीना जिनको हम कहते हैं, इन्होंने किस पर काम किया था? ही वर्कड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री से मुराद के दवाइयों को बनाने के लिए डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए, उस पर इब्न सीना ने काम किया था, अबू अली सीना ने काम किया था। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से मेडिसिन को बनाया जाता है। जो भी दवाइयाँ आप खाते हैं घर पे, सर दर्द की दवाई या बुखार की दवाई, हर दवाई केमिकल से बनती है फार्मेसी के अंदर। तो वो कौन कौन से केमिकल्स होंगे, तो उन्होंने पूरी किताब लिखी थी अल-कानून फिल तिब के नाम से, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं उस किताब के बारे में। तो अल-कानून उस किताब में उन्होंने जो है वो इब्न सीना ने बताया था कि मेडिसिन को किस किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट उसके बाद अल-बैरूनी। अल-बैरूनी जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था? ही डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। उन्होंने मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की डेंसिटी बताया था। अब डेंसिटी कैसे कहते हैं? डेंसिटी मतलब कसाफत, भारीपन। डेंसिटी हर सब्सटेंस की अलग अलग होती है, जिसको हम कसाफत कहते हैं, भारीपन कहते हैं। जो इसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा भारी चीज़ होगी। मिसाल के तौर पर डेंसिटी के लिहाज से आप क्या पता लगाते हैं कि कोई चीज़ जो है वो पानी में डूब सकती है कि नहीं डूब सकती है। जिस चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी में नहीं डूबती है। लकड़ी की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, पानी से कम होती है, सॉरी। इसलिए लकड़ी जो है वो, इसलिए बड़ी बड़ी कश्ती जो है वो पानी के ऊपर तैरते रहती है। लेकिन ये लोहे की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए छोटी सी सुई भी जो है वो पानी में डूब जाती है। तो ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो था सबसे पहले अल-बैरूनी ने पेश किया था। आगे बस में सारों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन